आज हम समझेंगे परचेज कंसिडरेशन को कैसे कैलकुलेट करना है नेट एसेट मेथड से। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि चिंटू लिमिटेड करके कंपनी है। चिंटू लिमिटेड करके हमारी कंपनी है और मिंटू जो है वो उसको टेक ओवर कर रहा है। मतलब मिंटू जो है चिंटू को खरीद रहा है और परचेज कंसिडरेशन के लिए जो परचेज कंसिडरेशन देगा मिंटू वो कैलकुलेट करी जाएगी चिंटू के एसेट्स के बेसिस पे। ठीक है। अब नेट एसेट्स का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बेसिकली कि चिंटू की बैलेंस शीट में, ये चिंटू की बैलेंस शीट है। चिंटू की बैलेंस शीट में जो एसेट्स आ रहे हैं उस हिसाब से मिंटू चिंटू को पैसे दे देगा। ये एसेट्स हो गए। अब इसके आगे अगर मैं वर्ड नेट लगा देता हूँ तो नेट का मतलब है कि इसमें से लाइबिलिटीज भी माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास नेट एसेट्स। ठीक है। तो अब हमारे पास एसेट क्या दिख रहे हैं हमको? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर बिल, कैश, बैंक, गुडविल। और लाइबिलिटी जो है ये वर्कमैन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट, प्रोविजन टैक्स और डिबेंचर्स। तो बेसिकली चिंटू के जो शेयर होल्डर हैं, चिंटू के शेयर होल्डर्स कौन है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल वाले और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले। और जो रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पी&एल अकाउंट, ये जो है ये शेयर होल्डर्स का ही होता है, ये इन्हीं की गुल्लक होती है। तो ये पैसा भी शेयर होल्डर्स का ही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हेल्ड होते हैं वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास होते हैं। वो अक्वायर कर रहे हैं, उनको दिया जा रहा है ये एसेट्स, उनको दिए जा रहे हैं ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज के बदले परचेज कंसिडरेशन। these guys these guys are getting money from Minto Limited because Minto is taking these assets। ठीक है। एक और तरीके से समझाता हूँ कि मिंटू आया, उसने बोला यार चिंटू मेरे को तेरी बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक वगैरह चाहिए, मेरे को बहुत ज़रूरत है, बिजनेस एक्सपैंड करना है। तो चिंटू ने कहा ठीक है भाई, मेरे एसेट्स तो हैं वो 1 लाख, ये 16,63,000 के हैं, तो उस हिसाब से मेरे को पैसे दे दो। तो मिंटू ने कहा ठीक है भाई, इस हिसाब से मैं पैसे दे देता हूँ। फिर चिंटू ने कहा लेकिन मेरे पे कुछ उधारी भी चल रही है भाई, मेरे को कुछ कर्जे भी चुकाने हैं, मेरे को कुछ डिबेंचर्स पे करने हैं, कुछ क्रेडिटर्स को पे करना है और कुछ पैसा मेरे को सरकार को देना है, कुछ एम्प्लॉयज को देना है। तो मिंटू कहते हैं यार वो उधारी भी फिर मेरी हो जाएगी, अगर मैं तेरी बैलेंस शीट ले रहा हूँ तो वो उधारी भी मेरी हो जाएगी, उसके पैसे तो नहीं दूंगा मैं। तो चिंटू कहता है ठीक है यार, उसके पैसे काट ले। तो वो ये वाला जो अमाउंट है वो उसको काट के पैसे देगा। तो वो तब जाके हमारी फिर नेट एसेट्स बनेगी, नेट एसेट्स बनेगी। और फिर उसको मैं, ये इससे मेरी परचेज कंसिडरेशन डिफाइन हो गई। नेट एसेट्स विल बी माय परचेज कंसिडरेशन एंड इसको मैं डिस्चार्ज करूंगा आइदर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ कैश और बाय वे ऑफ गिविंग शेयर्स ऑफ माय ओन कंपनी। मतलब मिंटू लिमिटेड के मैं शेयर्स दूंगा। किनको दूंगा? ये जो मिलेगा, ये जो चीज जाएगी, दिस इज गोइंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स ऑफ चिंटू। ठीक है। चिंटू के इन लोगों को ये वाले एसेट्स मिलेंगे परचेज कंसिडरेशन इस वैल्यू के मिलेंगे, कैश और शेयर्स। ठीक है। एक और एग्जांपल से इजीली समझा देता हूँ आपको कि मान लीजिए एक छोटी कंपनी है, लेट्स से आलोक इंडस्ट्री है, और एक बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री है। तो रिलायंस इंडस्ट्री कहती है कि यार तुम तो बहुत छोटे हो, तुमको मैं एक्वायर कर लेता हूँ। तो आलोक इंडस्ट्रीज के नेट एसेट्स निकाले जाएंगे और आलोक इंडस्ट्रीज के जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले होंगे उनको कैश और शेयर्स दिए जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज विल गेट शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों के जो शेयर है उसमें ज़्यादा ग्रोथ है, तो आलोक इंडस्ट्री वाले के शेयर होल्डर्स भी मान जाएंगे। ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे पास एसेट्स आ गए, इसमें एडजस्टमेंट है कि बिल्डिंग जो है 2 लाख की है, मशीनरी 4.65 के लिए है, फर्नीचर 36,000 का। तो बेसिकली जो वैल्यू है अग्रीड अपॉन वैल्यू पे लिया जाएगा सामान। अगर अग्रीड अपॉन वैल्यू नहीं है तो फिर मार्केट वैल्यू, और अगर वो भी नहीं है तो फिर बुक वैल्यू। तो अग्री किया गया है कि बिल्डिंग यार 2,40,000 की नहीं है मेरे हिसाब से, तो मिंटू कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो 2 लाख की है, 2 लाख रुपए दूंगा।
मशीन के भी वो कम पैसे दे रहा है, 5,10,000 की जगह 4,65,000 दे रहा है। फर्नीचर के भी वो कम दे रहा है, 1,15,000 का फर्नीचर के अगेंस्ट वो कह रहा है सिर्फ 36,000 दूंगा। भाई तेरा फर्नीचर पुराना हो गया, दीमक वीमक लग गई होगी, कपड़े वपड़े फट गए हैं उसका, फैब्रिक वगैरह, मैं तो कम पैसे दूंगा। स्टॉक के वो थोड़े ज्यादा पैसे दे रहे हैं, 90,000 दे रहा है। इन्वेस्टमेंट का हमें FMV दे रखा है, तो हम इसको FMV पे ले लेंगे। डेटर्स जो है 90% पे है। गुडविल वो कह रहे हैं nil, कह रहा है अगर यार तेरी गुडविल होती तो तू बिग क्यूट हुआ था, तो गुडविल के नाम पे तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दूंगा। और लाइबिलिटी की अलग वैल्यू दे रखी है जो डिफाइंड है। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये हमारा सोल्यूशन है। यहाँ पे मैंने आपकी ईज के लिए लिख दिया है कि जो वैल्यूज हैं जिस पे लिया जाएगा वो अग्रीड अपॉन वैल्यू होगा, जो मिंटू और चिंटू के बीच में अग्रीड होगी। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो मिंटू है, कि मिंटू जो बोलेगा यार ये वैल्यू पे मैं लूंगा, वो वैल्यू मानी जाएगी। आपको उसमें फिर अप्लाई नहीं करना कि यार वो ये वैल्यू सही है, कम है, ज्यादा है। अगर ये नहीं है तो आपको मार्केट वैल्यू लेनी है, और अगर वो भी नहीं है तो बुक वैल्यू लेनी है। अब ये जो बी कॉलम है ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डाला है। तो मान लीजिए बिल्डिंग 2,40,000 की थी चिंटू के उसमें बैलेंस शीट में, बट हम उसको 2 लाख में ले रहे हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो बिल्डिंग 2 लाख की हो गई, मशीन की 4,65,000, फर्नीचर 36,000। इन्वेस्टमेंट जो है अग्रीड अपॉन वैल्यू उसकी देने रखी क्वेश्चन में, और मार्केट वैल्यू दे रखी है, FMV इज फेयर मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। ये पॉइंट टू रिमेंबर है, इसमें आप गलती ना कर दीजिएगा। इसको मैं एक डेंजर साइन भी बना देता हूँ। ये बेसिकली हड्डियाँ हैं और ये स्कल है। दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, स्टॉक जो है उसके ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, 1,20,000। डेटर्स 90% पे है, तो 3,12,000 माइनस 31,200 आपका आ जाएगा 2,80,800। सो दिस इज 90%, ये आपका ये आ गया। बिल्स की वैल्यू 45 है, कैश और बैंक सेम वैल्यू पे लिया जा रहा है। गुडविल हमने डिसाइड किया था नील होगी तो 0 ले रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के फिक्टिशियस एसेट होता है, इसको लिया नहीं जाता, बस उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, बट ये कोई एसेट नहीं है। एसेट जो है वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, अगर आपको याद होगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने इसको कवर किया था कि एसेट इज समथिंग जो आप हेल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, आपका कंट्रोल होता है उस पर, और तीसरा आपको उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना है। ये जो है हम इसको बस रिकॉर्ड करते हैं, बट एक्चुअली में इससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा, तो इसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो अब आप ये देखिए टोटल एसेट्स जो है 16,63,000 के कितने में लिए जा रहे हैं, 14,02,800 रुपीज में। तो ऐसे होती है नेगोशिएशंस। ठीक है, अब उसके बाद लाइबिलिटीज की बात आती है, और लाइबिलिटीज भी चुकानी है। मिंटू कह रहा है ठीक है भाई लाइबिलिटी मैं तेरी चुका दूंगा, तो डिबेंचर्स 1 लाख के वो दे रहा है। कॉम्पेंसेशन फंड की लाइबिलिटी हमने 56 की थी, बट वो कम निकल आई, थोड़ा सा फायदा हो गया मिंटू को। बिल्स पेबल सेम है, क्रेडिटर्स सेम है, प्रोविडेंट फंड सेम है। टैक्स जो है 32 का था अनुमान, बट जो ज्यादा निकल आया तो 40,000 दे रहे हैं। तो चिंटू को 5,58,000 की लाइबिलिटी देनी थी, बट अभी जब हम उसकी आज के डेट में वैल्यू निकाल रहे हैं तो 5,36,000 देनी है। टोटल नेट एसेट्स 11,05,000 के थे, बट हमारे हिसाब से 8,66,800 के निकाले गए हैं। नाउ दिस इज दिस वैल्यू, दिस इज दिस वैल्यू 8,66,000 नेट एसेट्स जो है 8,66,000 निकाले हैं हमने। ठीक है, 8,66,800। अब हम इसे डिस्चार्ज करेंगे बाय वे ऑफ कैश एंड शेयर्स ऑफ मिंटू लिमिटेड, और ये मिलेंगे चिंटू लिमिटेड वाले शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों ने हमें क्वेश्चन में बोला था कि भैया हमें तो कैश दे देना, तुम्हारी कंपनी का वैसे कोई भरोसा नहीं है, तो हमें तो कैश दो, हमें कोई मिंटू मिंटू में अब इन्वेस्ट नहीं करना, चिंटू में इन्वेस्ट करके हमने देख लिया। तो क्या प्रेफरेंस शेयर वालों को हम दे रहे हैं 2 लाख रुपए कैश में, और जो बैलेंस रह गया 8.66 माइनस 2 lakhs 6,66,800, उनको हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ मिंटू लिमिटेड। ठीक है, तो चिंटू के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास अब मिंटू के शेयर्स आ गए। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो मिंटू बेयर कर रहा है। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू से वो मैंने यहाँ लिख दिया आपकी ईज के लिए। बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख, मशीन 4.65, फर्नीचर 36, स्टॉक 1.2, डेटर्स इज एट 90%, गुडविल इज nil, एंड बाकी ये लाइबिलिटीज। ठीक है, तो दिस वाज नेट एसेट्स
परचेज कंसिडरेशन बाय वे ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के बेसिस पे हमने ये निकाला कि कितनी परचेज कंसिडरेशन हमें पे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दूसरा एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।